नमस्कार, आप सभी का स्वागत मिड डे प्राइम में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज मिड डे प्राइम में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की। जी हां, बात अगर की जाए जम्मू कश्मीर में चल रही मुठभेड़ को लेकर या बात हो पश्चिम बंगाल में जो ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई रेप मर्डर मामले में सीबीआई किस तरीके से जांच कर रही है और उसके साथ साथ भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद की जा रही है, तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। और बात ही हम यहाँ करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कोलकाता में सीबीआई ने शुरू की महिला डॉक्टर हत्याकांड की जांच। आरोपी को जांच एजेंसी के दफ्तर लाया गया। वारदात की जगह साक्ष्य जुटाने में जुटी चिकित्सा फोरेंसिक टीम। ट्रेनी डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में पश्चिम बंगाल नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भाजपा विधायकों के साथ राज्य विधानसभा के अंदर किया विरोध प्रदर्शन। मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर भाजपा हमलावर। ममता बनर्जी की सरकार को बताया निर्ममता से भरा। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम जमानत देने से इनकार। कोर्ट सीबीआई को जारी किया नोटिस। अगली सुनवाई 23 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स वसूली की दी अनुमति। 1 अप्रैल 2005 से लागू माना जाएगा अधिकार। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा टैक्स भुगतान का समय। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी विभाजन का दंश झेलने वाले पीड़ितों को श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किला समेत राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति देंगी राष्ट्र के नाम संदेश। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर प्रसारण। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के कोने कोने से बढ़ रही है जन भागीदारी। केंद्रीय मंत्रियों समेत आम लोगों ने घरों में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगे के साथ सेल्फी ले रहे हैं लोग। और आइए शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां पे लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक अधिकारी शहीद हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकी भी घायल हुआ है। डोडा में ये फिलहाल मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें एक राइफल के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद भी यहां से बरामद किया गया है। और खासतौर से आपको बता दें 3 आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ आपको बता दें मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें इस मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी भी घायल बताया जा रहा है। 3 आतंकियों की लगातार तलाश की जा रही है। इससे पहले भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। और इस दौरान एक राइफल के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है सुरक्षा बलों ने। 3 आतंकियों की तलाश लगातार चल रही है और उसी वजह से लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से। और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पाठक जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? अभी जो ताज़ा जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि एक टेररिस्ट जो है वो घायल बताया जा रहा है। ऑल्दो अभी भी जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनसे ये कंफर्मेशन आना बाकी है, मगर बताया जा रहा है कि एक टेररिस्ट जो है वो इंजर्ड है, जो क्रॉस फायरिंग थी उसमें। और अभी एक कैप्टन हैं जो इंडियन आर्मी के, वो मार्टेर हुए हैं, ये भी खबर आ रही है। और ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है अवेटेड है अभी। जी, और अभी सर्च ऑपरेशन जोर शोर से चल रहा है यहाँ पे। जी विवेक, आप जैसा आपने बताया कि जो सेना के एक अधिकारी हैं
वो शहीद हुए हैं, और इसके साथ साथ और कितने यहाँ आतंकवादियों के होने की उम्मीद है? अभी क्या संभावना जताई जा रही है? जिस तरह से क्रॉस फायरिंग चल रही है और जिस तरह से लाइन ऑफ फायर जो है, उसके असेसमेंट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि 3 से 4 टेररिस्ट जो हैं वो छुपे हुए हो सकते हैं, और सर्च ऑपरेशंस जो है सारी तरफ से घेराबंदी कर दी गई है ताकि उन 3 से 4 टेररिस्ट को जल्दी से जल्दी जो है न्यूट्रलाइज किया जा सके। जी विवेक, लेकिन कितना बड़ा क्षेत्र ये जो जो जांच का दायरा है, कितने बड़े क्षेत्र में है? जी देखिए, इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन रहता है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है, और ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये हिली डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है, यहाँ का जो जंगल का इलाका है वो बहुत ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स हम कह सकते हैं उसमें फैला हुआ है। और डोडा डिस्ट्रिक्ट के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर हम किश्तवाड़ की बात कर लें या कश्मीर साइड की बात कर लें, तो ये जंगल जो है ये सिर्फ वहीं तक, डोडा तक ही सीमित नहीं है। ये पास वाले जो जिले हैं जो कि और सेंसिटिव हैं सिक्योरिटी सिचुएशन के हिसाब से, ये जंगल कहीं ना कहीं उनसे जुड़ते हैं, और ये पूरा जंगल का इलाका जो है बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इसीलिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जब इस तरह का कोई ऑपरेशन होता है, तो टेररिस्ट को जो है न्यूट्रलाइज करना ऐसे जंगल के इलाके में, क्योंकि जंगल के इलाके में टेररिस्ट ऑलरेडी जो है एक प्लान बना के आए होते हैं, कहाँ से आएंगे और कहाँ से भागेंगे वो ऑलरेडी असेसमेंट करके आए होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत अच्छा चैलेंज हो सकता है। लेकिन ये देखा जा रहा है जो अभी जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी का जो एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है, और सभी तरफ से एक हम कह सकते हैं कि घेराबंदी जो है एक सर्कल के रूप में जो है कर ली है, और 3 से 4 टेररिस्ट कहा जा रहा है कि अभी बीच में फंसे हुए हैं। जी विवेक, लेकिन कुल कितना समय अभी तक इस मुठभेड़ को हो चुका है? जी अभी पिछली शाम को जो है टेररिस्ट के साथ जो कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद थोड़ी देर फायर ऑफ एक्सचेंज हुआ, और उसके बाद थोड़ी देर शांति रही, लेकिन उसके बाद कुछ घंटों के बाद खबर आई कि एक्सचेंज ऑफ फायर जो है दोबारा शुरू हो गया है, और कांटेक्ट दोबारा से री एस्टेब्लिश हुआ है टेररिस्ट के साथ। और तब से जो है बीच बीच में जो हम कहें कि स्कैटर्ड जो है एक्सचेंज ऑफ फायर तब से चल रहा है, और सर्च ऑपरेशन कंटिन्यूस बेसिस पे चलाए जा रहे हैं। जी विवेक, क्या माना जाए, क्या स्वतंत्रता दिवस से पहले या उसके दिन कहीं ना कहीं कोशिश या जो योजना इसी तरीके को लेकर आतंकवादी आगे बढ़े होंगे कि किस तरीके से भय का माहौल जो है बनाया जा सके, लेकिन कोशिश जो है वो नाकाम की गई है? जी आपका बिल्कुल सही कहना है कि क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, और कहीं ना कहीं यही एक रीजन है कि आतंकवादी जो है कोई बड़ी गतिविधि को जो है अंजाम देना चाहते हैं इस एरिया में, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 1.5 महीने से जो है जम्मू जो प्रोविंस है उसके अलग अलग जिलों में जो है टेररिस्ट अटैक्स जो हैं हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो एक स्टेबिलिटी जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 साल में आई थी, और जो एक जम्मू कश्मीर कह सकते हैं कि एक नया जम्मू कश्मीर जो है निकल के बाहर आ रहा था, और हर जगह पे हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये अटैक्स जो हैं ये टारगेटेड हैं, और जो है जो एक पीस का माहौल था उसे डिसरप्ट करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता जम्मू से बता रहे थे कि किस तरीके से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ है वो फिलहाल चल रही है। हालांकि इसमें एक सेना के जो अधिकारी हैं वो ज़रूर शहीद हो गए हैं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो बाकी आतंकी हैं उनको भी मुठभेड़ में मार गिराया जा सके। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के रेप मर्डर केस मामले को लेकर किस तरीके से सीबीआई जो है उसमें जांच कर रही है। दरअसल कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के सारे पहलू अब सामने आएंगे। सीबीआई की टीम आज सुबह ही कोलकाता पहुंच गई। एक विशेष चिकित्सा और फोरेंसिक टीम भी सीबीआई के साथ है। कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ से सीबीआई दफ्तर में तमाम सबूतों और दस्तावेजों के साथ आरोपी संजय रॉय को पुलिस यहाँ लेकर आई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ साथ मौका वारदात पर भी इसको लेकर पहुंची थी सीबीआई की टीम। साथ ही साथ कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को आज सीबीआई को सौंपा था और उसके बाद पुलिस सीबीआई दफ्तर में आरोपी संजय रॉय को लेकर जब पहुंची थी, लगातार उसके बाद से पूछताछ की गई। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस का ये पूरा मामला, जिसमें कहीं ना कहीं अभी अगर देखा जाए जो जांच है वो तेज़ी से होती नज़र आ रही है। इसके लिए बाकायदा विशेष चिकित्सा और एक फॉरेंसिक टीम भी सीबीआई टीम के साथ है और जो मौका वारदात थी वहाँ पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है।
किस तरीके से, क्योंकि इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि जो साक्ष्य हैं उनको मिटाने की क्या कोशिश की गई है। लेकिन सीबीआई की जो जांच है ये देख रहे हैं लगातार कि किस किस पर इसकी आंच आती है, और कोशिश लगातार यही कि जल्द से जल्द इस मामले का और बेहतर ढंग से खुलासा हो सके। वहीं दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात के बाद कल अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन बाकी एसोसिएशन ने अभी अपनी हड़ताल वापस नहीं ली है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज समेत दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय लिखित में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आश्वासन नहीं देता, तब तक उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का भी कहना है कि उनकी हड़ताल अभी जारी रहेगी, क्योंकि सीबीआई जांच वाली उनकी सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, जबकि वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सख्त कानून चाहते हैं। तो कई जगह इस तरह की खबरें आई जो हड़ताल है खत्म, लेकिन अभी भी कई जगह जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी अन्य भाजपा विधायकों के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार हत्या मामले के खिलाफ राज्य विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप भी लगाया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। आरजीकर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगा। वी वांट रेजिग्नेशन of the chief minister. She is holding two subject related department, one health, second home. शुवेंदु अधिकारी, उनका सीधे तौर पर यही कहना कि जो असलियत है, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और सीबीआई को हर पहलू की खासतौर से जांच यहाँ करनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल के डॉक्टर की रेप और हत्या मामले पर जमकर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री द्वारा इस जघन्य अपराध को छिपाने की कोशिश हुई। उन्होंने ममता बनर्जी को निर्ममता बनर्जी संबोधित करते कहा कि इस घटना ने उनके न्याय देने की क्षमता को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पिटीशन में याचिकाकर्ता जो मृतक है, द डिसीज्ड, उसके पेरेंट्स हैं। ये बड़ा अहम है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है आज। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, अगर बात की जाए, सुबह से ही हमने देखा किस तरीके से जो सीबीआई की टीम है वो पहुंची थी, साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है, जो आरोपी है उससे भी पूछताछ की गई है। क्या कुछ ताज़ा जानकारी पूरे मामले में? देखिए, अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक जघन्य काम किया जा रहा है। मैं पहले उसके ऊपर ध्यान देने की या ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा करूंगा। आपको पता है, पूरे देश को पता है कि आज रात को ये रात हमारी है बोल के महिलाओं की एक जुलूस निकालने वाले हैं। सिर्फ कोलकाता की 10-12 स्थानों से नहीं है, पूरे बंगाल में जी। और ये एक ऐसी लोगों की कहना है कि जो जिनके साथ राजनीति का कोई संबंध नहीं है, जिनके साथ इस तरह की डॉक्टर फ्रेटर्निटी का कोई संबंध नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये तरह तरह के लोग अपना जो ये है कि हम भी जा रहे हैं, हम भी पहुंच रहे हैं रात को 11 जी पे, फलानी जगह पे, और नई शहर की बात आ रहा है। तो इस बीच तृणमूल की तरफ से जिस जघन्य तरीका से लोगों की ये आक्रोश को आक्रमण करने की योजना बनाया गया है,
वो शर्मनाक है। मतलब ये इसके साथ इस तरह से राजनीति जोड़ना, हाँ ठीक है, इसमें तो राजनीति रहेंगे ही, कुछ ना कुछ लोग जो वामपंथी है वो भी रहेंगे, जो भाजपा की है, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने आज बताया कि लोग जवाब देंगे इसके बारे में, तो इस तरह से जो लोग हैं वो भाजपा की हो सकता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की कुछ लोग जिस तरह से, जो प्रवक्ता है जिस तरह से इस पूरे घटना के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया है, वो काफी दुखद है, पहली बात। दूसरी बात है कि सीबीआई की तरफ से सुबह से ही जिस तरह की एकदम तुरंत उन्होंने पहुंच गया, वो टीम मेडिकल एक्सपर्ट और फॉरेंसिक की लोग लेके वो पहुंच गए हैं कोलकाता। फिर जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उनका कस्टडी लिया है, फिर बाकी जो पेपर्स है उसका भी कस्टडी लिया गया है। तो ये सब कुछ करके हम इंतजार में है कि कब ये लोग मौके वारदात पर पहुंचे और वहां पे उनका क्या रवैया रहे, क्योंकि फिलहाल वो जो 27 लोगों के साथ पूछताछ किया गया है बोल के कोलकाता पुलिस ने दावा किए थे, तो ये शायद वो 27 लोगों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना, इसके बाहर और कौन कौन है, प्रिंसिपल जो जिनको छुट्टी पे भेजा गया है और डॉक्टर संदीप घोष वो है कि नहीं, ये इस तरह की जो कार्रवाई है सीबीआई का वो जारी है। इसके बाद किसी भी समय पे ये लोग आरजी कर पहुंचेंगे, ऐसा हमें लग रहा है मुकुल। जी बिल्कुल, लेकिन क्या माना जाए प्रश्नजीत, कहीं ना कहीं जो जैसा आपने कहा कि डॉक्टर्स के साथ और भी लोग जो हैं वो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, तो जनता की आवाज को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरह से जनता की आवाज है। मैं बंगाल वैसे पॉलिटिकली काफी सेंसिटिव है, हर चीजों में राजनीति हम देखते हैं, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम जो देख रहे हैं कि ये जनता की आक्रोश है। और यहाँ पे एक मैं दूसरी बात बता दूं कि एक कुछ ऐसा मैं थोड़ा बहुत संदेह है लोगों का कि आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त ममता बनर्जी का एक प्रोग्राम हम देखते रहते हैं पिछले कई सालों से कि वो 14 अगस्त रात को, आधी रात को अलग अलग जगह पे उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम है, जहां पे जाके वो झंडा फहराते हैं मिडनाइट 12 बजे। ठीक है, ये उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम हो ही सकता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि जो दो जगह पे ममता जाती है, एक साउथ कोलकाता की एक जगह पे और एक पश्चिम कोलकाता की एक जगह पे, हो सकता है इस बार ये जो जनता की जुलूस रात को निकलने वाले हैं, इनको डिस्टर्ब करने के लिए ममता बनर्जी अपना काफिला लेकर इधर उधर भटकते रहे। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रश्नजीत, हमने उनको भी देखा था किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, भाजपा भी पूरी तरीके से हमलावर है और निर्ममता बनर्जी ये संज्ञा दे दी गई है उनको, क्योंकि न्याय की तरफ शायद उतना ध्यान नहीं है। नहीं, न्याय की वो भूल जाइए। ये जो मैंने गला फाड़ के पिछले 2-3 सालों से मैं बार बार ये कह रहा हूं ना, अभी भी मैंने बीजेपी प्रवक्ता से जो प्रवक्ता की जो बात है आप सुना रहे थे वहां पे सुन रहा था, महिला मुख्यमंत्री, ये महिला इस वर्ड को मुख्यमंत्री के आगे से हटाना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट के हिसाब से काम करती है, वो सिर्फ यही है, बाकी उनमें महिला के हिसाब से, जैसे ये बीजेपी बताया कि निर्ममता मुखर्जी बनर्जी, ये निर्ममता बनर्जी ये सही रहेगा, क्योंकि उनके दिमाग में किसी जगह पे ना कोई ममता है ना कुछ है, तो वो अपने राजनीति में सिर्फ लगे रहते हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ राजनीति में लगातार अब देख सकते हैं किस तरीके से, लेकिन अब पूरे मामले में जो सीबीआई है वो जांच करने के लिए पहुंच चुकी है सीबीआई की टीम, और कोशिश लगातार की जा रही है जो सबूत हैं उनको और जुटाया जा सके, जो साक्ष्य हैं। और इस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से आरोपी से भी पूछताछ की गई। लेकिन प्रश्नजीत, अगर देखा जाए, क्योंकि जो कई बातें इस तरह की निकल कर आई हैं मीडिया में कि जो सबूत हैं उनको मिटा दिया गया, एक नया निर्माण जो है वो शुरू हो जाता है, जो FIR है वो समय से नहीं की जाती, तो क्या सोची समझी योजना के तहत ये सब हो रहा है? देखिए, सोची समझी योजना के तहत ही ये हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो जगह है जहां पे घटना घटी, उस जगह का दीवार तोड़ने का कोई मतलब नहीं था। जैसे शुभेंदु अधिकारी बताया कि कोई डॉक्टर सुशांत रॉय और डॉक्टर और कोई जो दूसरे दिन सुबह जाके पहुंचा, तो क्यों उन लोगों का वहां पे हाजिरा हुआ, ये सब कुछ है कि एक पूरी तरह से पुलिस
डॉक्टर की फेटर्निटी जो ममता बनर्जी का करीबी है, राजनीति, सब मिलकर इस बात को दबाने की या दूसरे तरफ भटकने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी प्रश्नजीत, लेकिन क्या ये जो पूरा मामला है इसमें किसी के तार क्या सरकार से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, राज्य सरकार से? तो इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से अभी तक जो कार्रवाई है वो लगातार की हो रही है और खासतौर से जो सीबीआई है वो अब जांच में जुट चुकी है। लेकिन इस दौरान देखना होगा कि आखिर सीबीआई की जांच में किस किस पर आंच आती है और जल्द ही जो दूध का दूध पानी का पानी भी होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए अब बात करते हैं किस तरीके से भारत बांग्लादेश सीमा पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। दरअसल बांग्लादेश में अशांति के दौरान सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। 3 दिनों में सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स के साथ विभिन्न स्तरों पर 83 फ्लैग मीटिंग की हैं। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में 241 गश्त भी की गई हैं। सीमा पर चौकसी दिखाते हुए सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम भी किया है। इसके लिए BSF ने बांग्लादेशी सीमा बल की तारीफ भी की। अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए BSF ने सीमा पर रहने वाले भारतीयों के साथ भी समन्वय स्थापित किया है। BSF की ओर से बताया गया है कि सुरक्षा के परिदृश्य से हर एक पहलू की निगरानी की जा रही है। तो जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद। भारत बांग्लादेश सीमा की अगर बात की जाए और BSF की तरफ से लगातार हम देख सकते हैं कैसे चौकसी बढ़ाई जा रही है और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ जो तमाम लोग रह रहे हैं उनसे कैसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है। करीब 241 गश्त जो हैं अभी तक की गई हैं और इसके साथ साथ घुसपैठ की कोशिशों को भी नाकाम किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी और BSF हर मोर्चे पर हमने देखा किस तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर भारत बांग्लादेश सीमा की तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद नज़र आती है। चौकसी लगातार BSF द्वारा बढ़ा दी गई है और ख़ासतौर से जो गश्त टाइम है उसको बढ़ाया गया है। अभी तक 241 जो गश्त हैं वो हुई हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जो लोग वहाँ रह रहे हैं किसी भी तरह की अस्थिरता जो है उनमें नज़र ना आए। हमने देखा कि कैसे जो लोग हैं उनके साथ भी समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश सीमा बल है उसकी तारीफ भी की BSF ने।
और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। उर्मिलेश रणघाट 24 नॉर्थ परगना से हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ ही आपको बता दें नवल सिंह परमार हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं कुणाल शिंदे अगरतला बांग्लादेश सीमा से ही। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या परिस्थितियाँ फिलहाल बनी हुई हैं। पहले उर्मिलेश आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या ताज़ा स्थिति हालात जो हैं बने हुए हैं, क्योंकि BSF की तरफ से हमने देखा गया है जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है, गश्त जो है उसको बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल जिस तरीके से कि बांग्लादेश में जो अशांति है उसके बाद जो है जो BSF है उसने जो हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि सीमा है, जो जमीनी सीमा है तो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। 4000 से किलोमीटर से अधिक ये सीमा है और यहाँ पर जो है इसका जिम्मा कहीं ना कहीं जो BSF है उसको सौंप उसको उसकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर जब से जो है इस तरीके से बांग्लादेश में शांति का माहौल हुआ है तो BSF ने यहाँ पर अपनी अतिरिक्त जो फोर्स है वो तमाम जो है जिस सीमा के वर्ती जो इलाके है या फिनिशिंग लाइन हम कह सकते हैं वहां पर जो है लगाई है। उसके अलावा जो है जो पेट्रोलिंग होती है फिनिशिंग लाइन पे उसको बढ़ाया गया है। साथ ही एक बात और है मुकुल की जो हमारा भारत बांग्लादेश का जो व्यापार होता है उस व्यापार पे आज सुबह हम जब गए थे नॉर्थ 24 परगना का जो ये पेट्रोपोल एक क्रॉसिंग है वहां पर, तो वहां पर जो व्यापार था वो व्यापार जो है सामान्य तरीके से चल रहा है। भारत के जो ट्रक है वो बांग्लादेश जा रहे हैं माल लेकर के, बांग्लादेश के जो ट्रक है वो भारत आ रहे हैं। हालांकि जो सुरक्षा को लेकर के कड़ी व्यवस्था वहां पर कर दी गई है। यानी सुरक्षा व्यवस्था जो है उर्मिलेश वो चाक चौबंद हमें नजर आ रही है। नवल आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि जब हालात की हम बात करते हैं किस तरह के हालात जो हैं वो बने हुए हैं। अभी हमने देखा था आपसे पहले राजनीतिक अस्थिरता नजर आई थी, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए किस तरह के हालात नवल आप देख पा रहे हैं? अभी देखा जाए तो बांग्लादेश में हालात जो है नॉर्मल तो नहीं कह सकते लेकिन स्थिति में काफी सुधार है। पिछले 2-3 दिनों से पुलिस फोर्स जो है उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद से स्थिति में सुधार आया है ट्रैफिक वगैरह मूवमेंट में। फिर भी एक कहीं ना कहीं आशंका का माहौल जो है, फियर का आशंका का माहौल तो बना हुआ है। और कल का दिन जो है 15 अगस्त वो बांग्लादेश के लिए बहुत अहम माना जाएगा क्योंकि कल के दिन जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन है शेख मुजीबुर रहमान वो उनका डेथ एनिवर्सरी है और उसको एज ए मार्टियर डे सेलिब्रेट किया जाता था पिछले 15 सालों से आवामी लीग की सरकार की उसे के दौरान। अभी कल जो है एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है कि प्रोफेसर यूनुस लीग जो अंतरिम सरकार है उन्होंने 15 अगस्त का पब्लिक हॉलीडे है उसको कैंसिल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो आवामी लीग के साथ भी जुड़ा है बांग्लादेश के साथ। और कल ही के दिन बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना उन्होंने फर्स्ट टाइम आफ्टर 5 अगस्त के बाद पहली बार उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है थ्रू फेसबुक पोस्ट अपने बेटे के फेसबुक अकाउंट से उन्होंने पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने कंट्रीमैन को बांग्लादेश के लोगों को मार्टियर डे को मॉर्निंग डे उसको मतलब जो उनका जो डेथ एनिवर्सरी है उसको मनाने की अपील की है। उसके साथ साथ कल ही बांग्लादेश की जो लंबे समय से जो ओपोजिशन पार्टी रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उसकी चेयरपर्सन है खालिदा जिया, उनका जन्मदिन भी है। तो कल का दिन की वजह से बांग्लादेश में जो है आशंका का माहौल है और बांग्लादेश के जो गृह मंत्री कह सकते हैं उनको और होम अफेयर्स एडवाइजर जो है ब्रिगेडियर सखावत हुसैन उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि पुलिस और साथ में रैपिड एक्शन बटालियन BGP उनको तैनात किया गया है ताकि कोई अनवांटेड इंसिडेंट्स जो है ना बने क्योंकि कल का दिन अगर पीसफुली और कोई बड़ी वारदात के बिना अगर गुजर गया तो आगे स्थिति जो है जल्द नॉर्मल हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, यानी जो प्रयास है लगातार वो किए जा रहे हैं। देखा जाए तो 15 अगस्त जो है हमारे लिए हमारा आजादी का अमृत महोत्सव या आजादी का पर्व है तो उसी दौरान बांग्लादेश में ये जो स्थिति है वो काफी टेंशन वाला या आशंका से भरा रहेगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही कुणाल आपसे भी जानना चाहेंगे, हालांकि उर्मिलेश बता रहे थे कि किस तरीके से स्थितियां जो हैं वो प्रयास की जा रहे हैं सामान्य हो या सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद, लेकिन दोनों देशों के बीच जब हम व्यापार की बात करते हैं इसको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि आपसे पहले हमने देखा था जो पेट्रोल की अगर बात की जाए उसको वो रास्ता बंद कर दिया गया था, जो ट्रक्स थे वो रुक गए थे। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और कितना जो व्यापार दोनों देशों के बीच लगातार हो रहा है?
जी मुकुल, देखिए जो एक डेढ़ हफ्ते पहले जब शेख हसीना गवर्नमेंट का जो तख्ता पलट हुआ था, तो उसके बाद व्यापार के ऊपर तो इसका सीधा असर हुआ ही है। बट कुछ जगहों पर, जैसे त्रिपुरा की बात की जाए तो अगरतला का जो आईसीपी है, अगरतला अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, और फिर सोनामुरा में भी एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। तो वहाँ से कुछ सामान की जो गुड्स ट्रक्स है उनकी आवाजाही हो रही है, पर इसका जो ये है संख्या जो है ये नॉर्मल के हिसाब से नहीं, ये कम संख्या में हो रहा है। और कल भी अगर देखा जाए तो कल मंगलवार का दिन था और यहाँ पर बॉर्डर हाट होता है, सबरूम जो साउथ त्रिपुरा में एक जो सब डिवीजन है वहाँ पर बॉर्डर हाट होता है। तो यहाँ पर दोनों देशों के जो व्यापारी है वो इकट्ठा आते हैं, अपना सामान वहाँ से लेके आते हैं, और वहाँ पे एक अच्छा मार्केट प्लेस होता है। ये कल्चरल बॉन्डिंग और लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर हाट का जो कॉन्सेप्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश जब शेख हसीना का गवर्नमेंट था तो उस वक्त ये इम्प्लीमेंट किया गया था ये प्रोजेक्ट। तो बहुत ही एम्बिशियस है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से दोनों ट्रेडर्स को, दोनों देशों के ट्रेडर्स को अपने जो गुड सामान है वो बेचने का बहुत ही सुनहरा मौका होता है। तो ये कल भी जारी था, कल भी इसका आयोजन हुआ था। बट जो नॉर्मल तरीके से जो व्यापार हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो त्रिपुरा में जो फिश प्रोडक्ट्स है तो इसका बहुत ज़्यादा फिश प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता है बांग्लादेश से। तो ये हो रहा है, बट इसकी जो सामान्य स्थिति नहीं है। और अगर हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात करें तो कल जैसे पता है कि 16 बांग्लादेशी नेशनल्स जो इन्फिल्ट्रेट किए थे, तो उनको जीआरपी जो कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है और बीएसएफ के संयुक्त ऑपरेशन से इनको एप्रीहेंड किया गया अगरतला रेलवे स्टेशन पर। और ये 16 के ग्रुप में कुछ 3 महिलाएं हैं और एक इन्फेंट भी है। तो इनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के जो नया क्रिमिनल लॉ है उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और 2 दिन पहले भी 4 बांग्लादेशी नेशनल्स यहाँ पर अरेस्ट किए गए थे अगरतला में। तो ये घुसपैठी जो है ये संख्या तो ये लगातार मतलब जारी है। बीएसएफ अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है, स्ट्रिक्ट विजिल है जब से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में। बट फिर भी ये जो टाउट्स होते हैं, टाउट्स की मदद से ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स भारत में आने का प्रयास करते हैं, फेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स, फेक आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी होते हैं वो फोर्ज करते हैं। और क्योंकि लैंग्वेज में कुछ लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ होने के कारण, क्योंकि दोनों देश बंगाली बोलते हैं, तो इसलिए ये पता लगाना थोड़ा सा जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कैसे ये वेरीफाई किया जाए कि ये भारतीय है या बांग्लादेश से आया हुआ है। बट फिर भी 856 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है त्रिपुरा की बांग्लादेश के साथ। तो बीएसएफ, साथ ही त्रिपुरा पुलिस, आसाम राइफल्स, सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट विजिल अपनाए हुए हैं। कल जैसे इंडिपेंडेंस डे है हमारे देश का, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट मौके जो ओकेजन्स होते हैं उस वक्त ऑब्वियसली जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है, ये इनका जो सिक्योरिटी जो ये है अपैरेटस है, ये बीफ अप किया जाता है। तो कल के इंडिपेंडेंस डे के कॉन्टेक्स्ट में भी ये सिक्योरिटी बीफ अप की हुई है। और जो भी इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो जी मुकुल, जाहिर तौर पर जो हम कह सकते हैं चुनौतियां ज़रूर हैं, लेकिन लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नवल, कुछ और जानकारी आपके पास? यस, जैसे कि अभी मेरे कलीग ने बताया कि अराउंड 4500 किलोमीटर लंबा भारत और बांग्लादेश का जमीनी सीमा है। तो उसके साथ साथ उस पे 45 के आसपास कॉमन रिवर्स है बांग्लादेश और भारत के बीच में। और जो बड़े रिवर्स है और कुछ ऐसे रिवर्स है जो बार बार अपना जो है रुख बदलते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो भारत बांग्लादेश सीमा है और उसमें जो सुंदरवन डेल्टा भी आप गिने तो मार्श लैंड है, तो उसकी वजह से जो पूरा हमारा बॉर्डर है वो फेंस नहीं है। तो काफी बार इसका फायदा लेके जो बांग्लादेश साइड से काफी लोग जो है इन्फिल्ट्रेशन, जैसे कुणाल ने बताया कल 16 लोग भारत में अगरतला रेलवे स्टेशन से पकड़े गए, तो मतलब कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन हुआ। तो ये बॉर्डर जो हमारा पूरा फेंस नहीं होने की वजह से हमारा जो विजिलेंस है और बढ़ाना पड़ेगा। साथ में कल एक अटेम्प्ट ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के भूतपूर्व लॉ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के पर्सनल एडवाइजर फॉर द इंडस्ट्री एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दोनों को बांग्लादेश ढाका के सदर घाट से छोटी सी बोट में वेस्ट पलटा के स्थिति में छोटी सी बोट से
जो उनका एलिज फुटेज हमें मिला है उसके हिसाब से वहां से पकड़ा गया है। मतलब कहीं ना कहीं जल मार्ग से भी बांग्लादेश से लोग भारत में इन्फिल्ट्रेशन करने की पूरी संभावना है। हाई प्रोफाइल जो कोशिश हुआ है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो रूट भी उन्होंने कहीं ना कोई लोग यूज करता होगा। तो हमारा जो कोस्ट गार्ड है या इंडियन नेवी है उनको भी विजिलेंट रहना पड़ेगा ताकि बीएसएफ के साथ साथ दोनों का ऑपरेशन रहेगा। तो क्योंकि ऐसे मौके पे काफी बड़े तादाद में, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश में अराउंड 13 लाख रोहिंग्या जो है म्यांमार से जो शरण लिए हुए, उनका जो फेंसिंग करके उनको एक कैंप में रखा गया था, लेकिन वो कैंप का जो फेंसिंग वो फुल प्रूफ नहीं है और उसका जो निगरानी जो है पुलिस फोर्स रखता था। तो अभी पुलिस फोर्स जो है वही काफी पुलिस जो है अपना मुस्तैदी से तैनात नहीं है, अपनी ड्यूटी के प्रति कहीं ना कहीं वो खुद ही फियरफुल है, डर से भरे हुए है। तो ऐसी स्थिति में ये रोहिंग्या जो है वो भी हमारी जो लंबी जमीनी सीमा है या जल सीमा से भारत में आने की पूरी संभावना है। तो ऐसे मौके पे हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, बीएसएफ हो या कोस्ट गार्ड हो या नेवी हो या नेबरिंग जो स्टेट्स है उनकी पुलिस फोर्स हो, उनको बेहद चौकन्ना रहना होगा। अदरवाइज उसका हमारी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एपरेटस है हमारे जो बिल्कुल लगातार और प्रयास यही किए जा रहे हैं। पड़ सकता है। जी नवल, कि किस तरीके से और ज़्यादा चौकन्ना रहा जाए, पेट्रोलिंग जो है वो लगातार बढ़ा दी गई हैं और जैसा आपने बताया कि ना सिर्फ जो सीमाएं मिलती हैं बल्कि जल मार्ग ये भी एक विकल्प था, इस पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है कि जो घुसपैठ है उसकी कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम किया जा सके। फिलहाल नवल और कुणाल और साथ साथ उर्मिलेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम ताज़ा जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके हालात बने हुए हैं और किस हमारी जो बीएसएफ है वो सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से चाक चौबंद किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगर खासतौर से कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो महिला डॉक्टर से हुई हैवानियत पर पूरे देश के चिकित्सक गुस्से में हैं। सभी एक सुर में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के भीतर मतभेद सामने आने लगे हैं। कई नागरिक समूहों ने बुधवार की रात को प्रस्तावित प्रेस की अगर बात की जाए तो उसको लेकर उनके मतभेद सामने आए हैं। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य और महिला पार्टी पार्षद ने आधी रात को प्रस्तावित मार्च के मुद्दे पर सार्वजनिक एकजुटता जताई, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के एक पूर्व प्रवक्ता ने इस घटना को राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए सीपीआई और भाजपा की चाल भी बताया। वहीं टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल मैं प्रदर्शनकारियों में शामिल होने जा रहा हूं क्योंकि मेरी भी लाखों बंगाली परिवारों की तरह एक बेटी और छोटी पोती है। हमें इस मौके पर उठ खड़ा होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत हो चुकी है, चाहे कुछ भी हो। आइए हम सब मिलकर इस घटना का विरोध करें। इसके अलावा टीएमसी सांसद सुखेंदु लिखते हैं कि अस्पताल में बलात्कार और निर्दयतापूर्वक हत्या की गई। वे कौन लोग हैं, अब सीबीआई जांच करेगी। खैर, मुझे सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं है, फिर भी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। दरिंदों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जो भी इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं उसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। और तो ये प्रतिक्रिया उनकी सामने आई सुखेंदु शेखर की, जो उन्होंने एक्स पर अपना संदेश लिखा और सीधे तौर पर यही कहा कि जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पीछे हैं, जो दोषी है उसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। और खासतौर से कुछ इस तरह कोलकाता के नगर निगम के वार्ड नंबर 37 के टीएमसी पार्षद ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक संदेश जारी कर लोगों से महिलाओं की गरिमा और जीवन की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। वहीं दूसरी ओर टीएमसी नेता कुणाल घोष प्रस्तावित मिडनाइट टेस्ट की तीखी आलोचना कर रहे हैं। मार्च को प्रोपेगेंडा करार देते हुए उन्होंने कहा कि आरजी कर पर विरोध प्रदर्शन होने दीजिए, लेकिन आप लोग अप्रत्यक्ष तौर पर सीपीआईएम और भाजपा द्वारा आयोजित किसी प्रदर्शन में हिस्सा ना लें। इनके शासनकाल में बलात्कार और हत्या की कई घटनाएं हुई हैं। आरजी कर घटना एक अलग लेकिन भयावह घटना है। वामपंथी दल और भाजपा वास्तव में इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, इसलिए केवल सेल्फी लेने के लिए कार्यक्रम में शामिल ना हो। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में रायपुर के 300 जूनियर डॉक्टर्स एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। मिकाहारा अस्पताल के बाहर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। देश भर में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अंबेडकर अस्पताल में ओपीडी की सभी सेवाएं ठप हैं। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं में काम हो रहा है।
और आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने खनिज युक्त भूमि में राज्यों को टैक्स लगाने के अधिकार मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यों का खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने का अधिकार 1 अप्रैल 2005 से लागू माना जाएगा। इसके पहले कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि राज्यों को खनिजों के लिए मिलने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता और खनिज युक्त जमीन पर अलग से टैक्स लगाना राज्यों के अधिकार के दायरे में आता है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण की शुरुआत 16 अगस्त से होने जा रही है। इससे पहले आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन परिसर के अमृत उद्यान में आज भ्रमण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आम नागरिकों के लिए कल से 1 महीने के लिए शुरू होने वाले अमृत उद्यान में नागरिकों के लिए प्रवेश स्लिप का उद्घाटन किया। साथ ही पेपर सीड के जरिए एक गमले में तुलसी बीज का रोपण भी किया। साथ ही राष्ट्रपति ने अमृत उद्यान में मौजूद बच्चों को अमृत उद्यान बेच और चॉकलेट भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बच्चों के बीच इस अवसर पर दिलचस्प संवाद भी देखने को मिला। राष्ट्रपति ने समस्त अमृत उद्यान का भ्रमण करते समय फूल पौधों की प्रजातियों के बारे में भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन के कारण हुई हिंसा के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की विभीषिका से प्रभावित हुए और उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। यह उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो मानवीय दृढ़ता की शक्ति को दर्शाता है। विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन को फिर से संवारा और अपार सफलता प्राप्त की। आज हम अपने देश में एकता और भाईचारे के बंधनों की हमेशा रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज विभाजन विभीषिका से पीड़ित लोगों को नमन कर रहा है। 14 अगस्त 1947 से जुड़ी उन स्मृतियों को याद कर रहा है जिसमें करोड़ों लोगों को बेघर होना पड़ा, अपनी जड़ों से अलग होना पड़ा। 14 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद देश लगातार 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। उन्नीस में विभाजन की विभीषिका का दंश झेलने वालों में से एक हैं रिटायर्ड टीचर ज्वाला पांडे। देवरिया जिले में बरहज के भड़सर गांव में रहते हैं। उम्र है 106 साल। वो दौर याद करके ज्वाला पांडे आज भी सिहर जाते हैं। उम्र के इस दौर में इन्हें सुनाई कम देता है, लेकिन थोड़ी तेज आवाज में पूछने पर इनकी यादों की पोटली खुल जाती है। बहुत अधिक हिंदू मारे गए, नवाखाली में भी, दिल्ली में भी, पंजाब तो है, जहाँ जहाँ पाकिस्तान घटा वहाँ वहाँ हिंदू रहने नहीं पाए, सब निकाल दिया। ज्वाला पांडे बताते हैं कि विभाजन के समय शरणार्थियों के 80 कोस लंबे काफिले के रहने खाने का इंतजाम नहीं हो पाया था, जिसके कारण उन्हें मस्जिद में शरण लेनी पड़ी, लेकिन वहां से भी हटा दिए गए। दिल्ली लोग आए, 80 कोस का तांता लगा हुआ था, और जब यहाँ आए तो देखा गया कहीं दिल्ली में जगह है ही नहीं। यह रहा कि कुछ हिंदू ऐसे थे दिल्ली में मुसलमानों की मस्जिद में स्थान बनाए, अपने कुछ लिए नहीं है, सब छीन दिया गया है, मार के भगा दिया गया है। उस वक्त औरतों और बच्चों के साथ खूब अत्याचार हुए। नोआखाली समेत अन्य स्थानों से ट्रेनों में भरकर औरतों और बच्चों के शवों को नदियों में फेंक दिया जाता था। ट्रेन आती है, बाजार के जितने काम करने वाले हैं उनको पैसा दिया जाता है और उसमें से लाश उठाकर ट्रेन में से लाश उठाकर कंधे पर रखकर और वहाँ नदी में प्रवाहित करते थे। विभाजन का दर्द जिसने महसूस किया है वो उनके लिए नासूर है। ये सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 14 अगस्त 1947 का वो दिन अब किसी को भी देखना ना पड़े।
देवरिया के साथ लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सुना आपने विभाजन का ये दर्द, किस तरीके से लगातार जो लोग हैं उनको यातनाएं भी पहुंचाई गई और इसी वजह से लगातार इसको हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। बात करते हैं, इस साल हम आज़ादी के 78वीं सालगिरह मनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी और इसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 पर इसका क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 अप्रैल 2023 को झांसी में गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराने वाली एसटीएफ टीम के सदस्यों को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र के मुताबिक 9 अधिकारियों को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए पदक दिए जाएंगे। पदक से सम्मानित होने वाले अधिकारियों में विमल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ, नवेंदु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई गौतम बुद्ध नगर, निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार राय, एसटीएफ लखनऊ, निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज, मुख्य आरक्षी सुशील कुमार, एसटीएफ फील्ड इकाई गौतम बुद्ध नगर, मुख्य आरक्षी सुनील कुमार, एसटीएफ फील्ड इकाई गौतम बुद्ध नगर, राकेश कुमार सिंह चौहान, एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली, मुख्य आरक्षी अनिल कुमार, साथ ही मुख्य आरक्षी हरिओम, एसटीएफ फील्ड इकाई गौतम बुद्ध नगर इसमें शामिल हैं। 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 25 अधिकारी जवान पदक से अलंकृत किए जाएंगे। सम्मानित किए जाने वाले अधिकारियों में 15 अधिकारियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। 9 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक दिए जाएंगे। वहीं असिस्टेंट कमांडेंट आनंद सिंह रावत को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेंगू के खिलाफ जो मुहिम लगातार चल रही है। दरअसल डेंगू के खिलाफ देश की जंग में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। देश की पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। पेनेसिया बायोटेक के साथ मिलकर आईसीएमआर मिल इस वैक्सीन का निर्माण कर रहा है। डेंगू के खिलाफ इस पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम डेंगीऑल रखा गया है। तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीन के निर्माण के साथ हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं राजधानी की अगर बात की जाए तो सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती और अंतरिम जमानत की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 23 अगस्त को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में अदालत ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि सीबीआई के काम में कोई दुर्भावना नहीं थी। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ईडी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका है। और आइए बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने निवास स्थल पर तिरंगा लहराकर इस अभियान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने देशवासियों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। अपने निवास स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा फहराया। साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत दिल्ली स्थित अपने आवास पर भी तिरंगा लहराया। उन्होंने लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने अपने निवास स्थान पर जो तिरंगा है वो लहराया
और इसके साथ साथ लोगों से भी यहाँ अपील की कि वो भी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें। कल स्वतंत्रता दिवस है, देश प्रेम का प्रतीक और हमारी आन बान शान तिरंगे को आज हम जिस रूप में देखते हैं उसका विकास कैसे हुआ, आइए आपको बताते हैं। एक आजाद देश की सबसे बड़ी पहचान उसका ध्वज होता है। हमारे देश भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के साथ साथ नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का एक प्रतिरूप भी है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से देश जब आजाद हुआ तो इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क के खुले मैदान में तिरंगा फहराया गया। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक मौका नहीं था जब हमारा तिरंगा पहली बार फहराया गया। भारत में अस्तित्व में आने वाला पहला भारतीय ध्वज सिस्टर निवेदिता द्वारा 1904 में डिजाइन किया गया था। इसके बाद साल 1906 में कोलकाता में पारसी बागान चौक में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था, जिसमें बीच में पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम, सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी में कमल के 8 फूल और सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी में चांद और सूरज बनाए गए थे। 1907 में दूसरा तिरंगा पेरिस में भीकाजी कामा ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ फहराया था, जो पहले तिरंगे के समान था और इसमें 7 सितारों को सप्तऋषि के तौर पर दिखाया गया था। भारत का तीसरा ध्वज 1917 में अस्तित्व में आया, जिसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के समय फहराया था। इस झंडे में 5 लाल हरे हॉरिजॉन्टल पट्टियों के साथ 7 सितारों को दिखाया गया था। सन 1921 में देश के चौथे ध्वज की कल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी, जिसे उन्होंने महात्मा गांधी को सौंपा था। ये ध्वज सफेद, हरे और लाल रंग का था, जिसमें चरखे को दिखाया गया था। इसके 10 साल बाद यानी 1931 में 5वें ध्वज को अस्तित्व में लाया गया, जो 1921 के पिंगली वेंकैया द्वारा बनाए गए ध्वज से मिलता जुलता था। पिंगली वेंकैया के झंडे को एक फॉर्मल रेजोल्यूशन के साथ स्वीकार करते हुए कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लाया गया, जिसमें सिर्फ लाल रंग को केसरिया रंग में बदला गया था। और फिर आया 1947 का जुलाई का महीना, जब हमारे देश को मिला इसका आधिकारिक तिरंगा, जिसे भारतीय संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। देश के झंडे में शामिल तीनों रंगों का अपना अलग महत्व है। केसरिया रंग जहां शक्ति का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग शांति को दर्शाता है, जबकि हरा रंग हरियाली और संपन्नता को दिखाता है। ये रंग मिलकर देश के गौरव का प्रतीक बनाते हैं। आज देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं और हर साल लाल किले से तिरंगे को फहराते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा है। लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर घर तिरंगा मुहिम स्वतंत्रता को चिन्हित करते हुए देश के नागरिकों को उनके घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करती है। दशकों से लहराते हमारे तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए आजादी की लड़ाई में शामिल कई सपूतों सहित सशस्त्र सेना के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसके चलते हमारी सरहदें आज सुरक्षित हैं और हमारे देश का हर नागरिक सर उठाकर स्वतंत्रता दिवस पर लहराते तिरंगे को देखने का गौरव प्राप्त कर रहा है और करता रहेगा। तो जाना आपने देश की आन बान शान हमारा तिरंगा कितने अलग अलग स्वरूपों से होकर आज यहाँ तक पहुँचा है। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले मटन स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर को तिरंगे की रोशनी में जगमग किया गया है।
तो आज़ादी के 78वें वर्ष के मौके पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, जिसमें श्रीनगर की सड़कें भी शामिल हैं। श्रीनगर की सड़कों के बीच में लगी स्ट्रीट लाइट की लाइटिंग भी तिरंगे को ओढ़ी हुई नजर आई। और अब आपके लिए महंगाई के मोर्चे पर एक राहत भरी खबर आपको बता देते हैं। देश में थोक मूल्य यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI को आधारित मुद्रास्फीति में कमी दर्ज की गई है। जुलाई महीने में थोक मुद्रास्फीति घटकर 2.04% रह गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर ये जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक जुलाई 2024 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों के निर्माण, खनिज तेल, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, अन्य विनिर्माण की कीमतों में वृद्धि के कारण है। आपको बता दें कि जून 2024 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 3.36% और मई में 2.74% रही थी। तो फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरो घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। तिरंगा, हर घर तिरंगा, इंटिंटा झंडा मने मनेगू त्रिवर्णा। ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का, इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। घोरे घोरे तिरंगा, शोक घोरे तिरंगा, घेर घेर तिरंगो, ज्योति घोरे पताका, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। पंद्रह अगस्त 1947, जी हाँ, हमारा स्वतंत्रता दिवस। और इस दिन का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और क्योंकि इतिहास है तो अपने आप में वो काफ़ी ऐतिहासिक भी है, जिसको हमें जानना बेहद ज़रूरी है।
भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ गुलामी और दास्ता की जंजीरों से। अब ये भारत आसमान में उड़ रहा था आज़ादी की हवा में। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए, ना जाने कितनी ही कुर्बानियाँ दी गईं और ख़ासतौर से कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी हमारे पास जानकारी नहीं होती। इस कार्यक्रम में वही जानकारी आपको हम आज यहाँ देने वाले हैं कि आखिर कैसे 14 और 15 अगस्त की रात को संविधान सभा में क्या कुछ हुआ था और आखिर क्यों आज़ादी का जश्न आधी रात को ही मनाया गया। इसके अलावा 1950 से पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता था, या किस तरीके से हमारे देश की आन बान और शान हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसका स्वरूप किस तरीके से बदला। आखिर सबसे पहले जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कहाँ फहराया गया था और उसको कब राष्ट्रीय ध्वज की संज्ञा दी गई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी भी है और इनके पीछे की जानकारी जो है वो काफ़ी रोचक भी है। तो यही जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आइए अब शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। हर भारतीय के लिए यह आज़ादी किसी दिव्य स्वप्न से कम नहीं थी। हर कोई काफ़ी खुश था, लेकिन इस खुशी के लिए न जाने ही कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी कुर्बानियाँ दी और न जाने किस किस तरह की यातनाएं उन्होंने झेली। इस आज़ादी के साथ एक दुखद घटना भी हुई, वो थी बंटवारे की। लेकिन तमाम झंझटों और मुश्किलों के बावजूद हमारा देश आज़ाद हो चुका था और सुखद बात यही थी कि वो निकल पड़ा था एक नए सफ़र की ओर, एक आज़ाद भारत की ओर। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन स्वाभिमानी और देशभक्त भारतीयों ने तो अपना स्वतंत्रता दिवस 17 साल पहले से मनाना शुरू कर दिया था। जब दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी और जनवरी 1930 के पहले सप्ताह में प्रस्ताव पारित कर 26 जनवरी 1930 को देश भर में पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। तभी से हर साल 26 जनवरी को गांवों, मोहल्लों, शहरों में हजारों लोग छोटे बड़े दल बनाकर ब्रिटिश शासन से भारत की पूर्ण आजादी की प्रतिज्ञा लेते, तिरंगा फहराते और इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे थे। 15 अगस्त 1947 को अनेक ऐसे कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेज हमारे देश को छोड़ने के लिए विवश हुए। उसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण था हमारी देश की जनता का जन आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, और संभवतः वह जन आंदोलन पराकाष्ठा पर पहुंच गया था और अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो रहा था कि वो देश की बागडोर को लंबे समय तक संभाल कर रखें। दरअसल सदियों के संघर्ष, त्याग और अहिंसक आंदोलन ने 1947 तक आते आते ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटेन भारत को आजाद कर देगा। इसके साथ फरवरी 1947 में भारत के नए वायसराय के रूप में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन की नियुक्ति हुई, जो भारत के आखिरी वायसराय और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत आने के बाद माउंटबेटन ने अपनी 3 जून 1947 को 3rd जून प्लान, जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है, उसे पेश किया। इसमें देश की आजादी के साथ ही भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात भी कही गई थी। इसके अगले ही दिन 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माउंटबेटन ने ऐलान किया कि अंग्रेज अगस्त 1947 के मध्य तक भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन ने यह भी कहा कि वे 15 अगस्त 1947 को भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देंगे। माउंटबेटन प्लान को ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में ब्रिटेन की संसद ने जुलाई 1947 में पारित किया। वो जो स्थितियां पैदा हुई जब दिल्ली में आज़ाद हिंद फौज की जो है उन्होंने शुरू किया, तो पूरी की पूरी सेना विद्रोह कर रही थी। नेवल म्यूटिनी उसका एग्जाम्पल है। तो अब उनको रियलाइज़ हो गया कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और इकोनॉमिकली तो वो इतना वीक कर चुके थे, यहाँ से 44.6 ट्रिलियन डॉलर के करीब यहाँ से वो ड्रेन कर चुके थे। तो अब उनको इन्वेस्ट करना पड़ता, और वैसे भी वो विश्व युद्ध में हार चुके थे, उनके पास भी कुछ नहीं था।
तो जाना ही था उनको। हालांकि 15 अगस्त की तारीख के चुनाव को लेकर कई बार चर्चा होती है कि माउंटबेटन ने आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना। तो 15 अगस्त को आजादी देने का फैसला पूरी तरह से माउंटबेटन का निजी फैसला था। 15 अगस्त के दिन को माउंटबेटन ने इसलिए चुना क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त 1945 को ही जापानियों ने मित्र राष्ट्रों के आगे आत्मसमर्पण किया था और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। माउंटबेटन का मानना था कि यह दिन उनके लिए खास है और इस तरह उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए इस तारीख को चुना। माउंटबेटन के पास पूरा अपॉर्चुनिटी थी कि अगस्त या सितंबर की कोई डेट करे, और जानबूझ करके 15 अगस्त रखी गई अहंकार की वजह से, क्योंकि उस दिन जो है जापान ने सरेंडर किया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है जो नागासाकी और हिरोशिमा पे बम फोड़े गए, तो 15 अगस्त को सरेंडर किया था। तो उनका जो सेकेंड एनिवर्सरी थी उसकी 15 अगस्त, इसलिए किया गया था उसको। जब भारत की आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 तय हो गया, तब यह खबर रेडियो पर प्रसारित की गई। जैसे ही यह खबर रेडियो पर प्रसारित हुई तो एक तरफ जहां पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिषियों ने इसका भारी विरोध किया। उनका मानना था कि ज्योतिष गणना के मुताबिक यह दिन अशुभ और अमंगलकारी था। इसके लिए दूसरी तारीखों का सुझाव भी दिया गया, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। इन सब के बीच ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकालते हुए 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक रात 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू होता है। वहीं हिंदी गणना के अनुसार नए दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होता है। ऐसे में आजादी के जश्न के लिए अभिजीत मुहूर्त को चुना गया, जो रात 11:51 से शुरू होकर 12:39 तक रहने वाला था। और जैसे ही आजादी का वक्त नजदीक आया, आजादी की दीवानी जनता ने आधी रात से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। भारत को आजाद देखने और आजादी के त्योहार को पूरे उमंग से देश भर में मनाने की तैयारी 14 अगस्त 1947 की रात से ही शुरू हो गई थी। उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का भी विशेष सत्र आयोजित हुआ। सभा की शुरुआत वंदे मातरम गान से हुआ। चौदह और 15 अगस्त की रात को ठीक 12 बजे, जब देश आजाद हो रहा था, संविधान सभा के सदस्यों ने आजाद भारत की सेवा और रक्षा के लिए एक प्रतिज्ञा की। आधी रात को ही इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने और आजादी के जश्न को मनाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। लोगों की भीड़ सैलाब की तरह उमड़ पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के बाहर। आजादी की खुशी में मध्य रात्रि का वक्त भी ऐसा लग रहा था मानो सूरज की चमकीली रोशनी में नहाई दिन की दोपहर हो। अगली सुबह यानी 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले सुबह 10:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के ऊपर तिरंगे को फहराया गया और शाम 6 बजे हजारों लोगों की उपस्थिति में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में पहली बार आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और 31 तोपों की सलामी दी गई। वहीं लाल किले पर पहली बार 16 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया। इस तरह लाल किले पर आजाद भारत का पहला तिरंगा 16 अगस्त 1947 को फहराया गया। इसके बाद से हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। पंद्रह अगस्त 1947 को जब आज़ाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था तो हर भारतीय की रगों में सम्मान और गर्व की लहर दौड़ पड़ी थी। हर कोई काफ़ी खुश था। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की जब हम बात करते हैं, शुरुआत से ही इसका स्वरूप ऐसा नहीं था। इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। रंग रूप की अगर बात की जाए, किस तरीके से
आज हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है जिस तरीके से हमारे सामने है, शुरुआत तरीके में वो अलग था। क्या इसकी कहानी रही और कितने मोड़ राष्ट्रीय ध्वज के सफ़र में आए हैं, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो आइए जान लेते हैं हमारे अपने राष्ट्रीय ध्वज के सफ़र के बारे में। जिस झंडे के नीचे आज हम अपने आजाद भारत को देखते हैं और जिसको हम स्वतंत्र भारत के ऊपर लहराते हैं, वह मात्र 3 रंगों के कपड़े का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि यह हमारी गौरवशाली परंपरा, स्वाभिमान और अस्मिता की पहचान है। दरअसल एक देश की पहचान उसके ध्वज, प्रतीक और राष्ट्रगान से होती है, जो उसके लिए अद्वितीय होता है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उन्हीं में से एक है, जो हमें गर्व और स्वाभिमान के साथ जीने की ताकत देता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में आजादी के दीवानों को अपने खुद के देश भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत शिद्दत से महसूस हुई और इसे ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अनेक भारतीयों द्वारा अलग अलग डिजाइन के ध्वज फहराए भी गए। इस तरह की पहली कोशिश 7 अगस्त 1906 को दादा भाई नौरोजी द्वारा तत्कालीन कलकत्ता के पारसी बागान चौक में की गई। वहीं दूसरी कोशिश 1907 में पेरिस में हुई, जब मैडम भीकाजी कामा और अन्य भारतीय क्रांतिकारियों ने वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके अलावा 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने तीसरी बार भारतीय झंडे को लहराया था। हालांकि इनमें से किसी को भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता नहीं मिली, लेकिन जब पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय झंडे का नमूना पेश किया तो उसे सहर्ष स्वीकार किया गया और तमाम बदलावों के बावजूद वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के डिजाइन से ही प्रेरित है। दरअसल जब भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, तब संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज पर भी चर्चा हुई। इसके लिए संविधान सभा ने 23 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने झंडे के आकार और प्रारूप पर गहन विचार विमर्श किया। 14 जुलाई 1947 को ध्वज समिति ने अपनी बैठक में यह तय किया कि झंडा ऐसा होना चाहिए जो सभी दलों और समुदायों को स्वीकार्य हो। साथ ही समिति ने महसूस किया कि झंडा को दोनों तरफ से देखने पर चरखा अलग अलग रूप में दिखाई देता है, इसलिए समिति ने चरखे की जगह 24 तीलियों वाला अशोक चक्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। जो अशोक चक्र है, जो हमारी निरंतरता को दर्शाता है। सम्राट अशोक हुए 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी BC में, और 3rd सेंचुरी BC से लेकर अब हम बात करें 1947 की, 2200-2300 साल का इतिहास रहा है। अशोक का चक्र स्थिरता, अशोक का चक्र नॉन वायलेंस, अशोक का चक्र समृद्धि और भाईचारे की भावनाओं को दर्शाता है। अशोक के चक्र में एक निरंतरता के साथ साथ भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई देती थी। झंडा समिति द्वारा झंडे के नए प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में झंडे की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय पताका संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि यह निश्चय किया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा, जिसमें गहरे केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की बराबर बराबर की 3 आड़ी पट्टियां होंगी। सफेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के अशोककालीन सिंह स्तूप के शीर्ष भाग पर स्थित है। चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात साधारणतः 2:3 होगा। इस प्रस्ताव पर संविधान सभा में खूब चर्चा हुई। देश के पहले उपराष्ट्रपति और संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस तिरंगे की दार्शनिक अंदाज में व्याख्या की। उन्होंने श्वेत रंग को प्रकाश और शांति का मार्ग कहा, तो अशोक चक्र को न्याय और धर्म का चक्र बताया, जो सदैव चलायमान है और जीवन की गति को दर्शाता है। वहीं केसरिया को त्याग का प्रतीक बताया और हरे रंग का संबंध मिट्टी और प्रकृति से जोड़ा। काफी विचार विमर्श के बाद संविधान सभा में सर्वसम्मति से इस तिरंगे को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
इसके बाद संविधान सभा के सभी सदस्यों ने आधे मिनट तक अपने स्थान पर खड़े होकर इस झंडे के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। इसके बाद 14-15 अगस्त की रात को ही संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय पताका तिरंगा राष्ट्र को भेंट की गई। यह गौरवशाली काम संविधान सभा की महिला सदस्यों की ओर से श्रीमती हंसा मेहता ने किया। In the absence of Srimati Sarojini Naidu, it is my proud privilege on behalf of women of India to present this flag to the nation through you. आजादी की पहली किरण के साथ ही 15 अगस्त 1947 को पहली बार एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस तिरंगे को फहराया गया। इसके साथ ही 15 अगस्त 1947 को हमारी आजादी और हमारे देश की आजादी का प्रतीक बनने के साथ ही अनवरत फहराता हुआ यह पताका हमारी स्वतंत्रता और उन्नति का पथिक है। वर्ष 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को केवल स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के दिन ही भारतीय फहरा सकते थे, लेकिन 26 जनवरी 2002 के बाद से न सिर्फ राष्ट्रीय दिवस बल्कि किसी भी दिन अपने कार्यालय या अपने घरों पर अब तिरंगे को फहराया जा सकता है। इसके लिए बदलाव किया गया राष्ट्रीय ध्वज संहिता में। तो जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, ये ज़रूरी है कि आप राष्ट्रीय ध्वज संहिता का भी ख्याल रखें। साल 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति आम लोगों को नहीं थी, लेकिन 2002 में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन के बाद भारत के आम लोगों को भी तिरंगा फहराने की अनुमति मिल गई। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग और उसे फहराने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसे तिरंगे को फहराते समय ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ताकि तिरंगे की शान में कोई कमी न आने पाए। भारतीय जो ध्वज संहिता 2002 है, इसने पहली बार भारत के आम नागरिकों को झंडा फहराने का अवसर प्रदान किया। इससे पहले कोई भी प्राइवेट सिटीजन राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं कर सकता था अपने घर में या अपने ऑफिस में। तो सबसे पहली बार हम कहते हैं जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फ्लैग हुआ है वो 2002 के फ्लैग कोड ने किया है। सुविधा के लिहाज से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है, वहीं इसके दूसरे भाग में जनता, संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता के तीसरे भाग में केंद्रीय और राज्य सरकारों और उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी दी गई है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराना राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा संचालित होता है, जिसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 कहा जाता है। इसमें विस्तार से राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों में ध्वज को सम्मान देने की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या एक शैक्षिक संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जा सकता है। नई संहिता के धारा 2 में सभी नागरिकों को अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। वहीं भारतीय ध्वज संहिता 2002 में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहां तक संभव हो, इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को जानबूझकर भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड, ऊपर और बगल या पीछे, रेलों, नाव या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता है। किसी अन्य ध्वज या ध्वज पट को हमारे ध्वज से ऊंचे स्थान पर नहीं लगाया जा सकता है। तिरंगे को बंधनवार ध्वज पट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है।
इस तिरंगे की आन, बान और शान के लिए हमारे अनगिनत सैनिकों और नागरिकों ने निरंतर अपने जीवन न्योछावर किए हैं। राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा तिरंगा हमारी अभिलाषाओं के विकास का प्रतीक है, आजादी के लिए किए गए हमारे संघर्षों का प्रतीक है और स्वतंत्रता संग्राम में इसी तिरंगे ने हम सभी को एक सूत्र में बांधा था और उसके बाद से ये लगातार हमारे देश की आन, बान और शान बना हुआ है। आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे देश में अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की भी शुरुआत की, जिसके बाद से हर घर पर हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। तिरंगा सिर्फ हमारा झंडा मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे देश का अभिमान है और हमारी संस्कृति की पहचान भी। यह वह चीज है जिसके पीछे हजारों कुर्बानियां हैं, जिसके साथ वीरता, त्याग और देशभक्ति की कहानियां और अनगिनत गाथाएं जुड़ी हैं। तिरंगे के इस अमर इतिहास और उसके साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ ही राष्ट्र निर्माण में देशवासियों की प्रतिबद्धता को दर्शाने के मकसद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2022 में हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक चले हर घर तिरंगा अभियान में देशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे अस्तित्व, हमारी अस्मिता, इसकी पहचान भी इसी देश से है, इसी माटी से है और इस माटी से हमारे लगाव का प्रतीक तो राष्ट्र ध्वज ही हो सकता है। तो ये अभियान बहुत अच्छा है। घरों घर इसमें तो इसकी भी जरूरत नहीं, पढ़ा लिखा हो, बहुत ऊंची उसकी प्लस दर्जे की पढ़ाई हो, ऐसा भी जरूरत नहीं है। कोई किसी भी आयु वर्ग का हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक के मन में ये भावना होना चाहिए कि पहले राष्ट्र फिर हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे के साथ देशवासियों के संबंध को और मजबूत करने के साथ ही राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से 28 जुलाई को मन की बात में एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर harghartiranga.com पर उसे अपलोड करें। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप harghartiranga.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करें। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य तिरंगे के साथ हमारे संबंध को बढ़ाने के साथ राष्ट्र निर्माण में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाना है। ये पहल लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। Really not just a cloth which we wear or which we use for other purpose. No, it is not actually what it is. It is something which everybody respect for it. हमारा कंट्री का जो ये फ्लैग है वो राष्ट्रपति भवन सब लोग सैल्यूट करता है। कभी किधर भी हम तिरंगा देखे तो हम करते ना, ये ध्वज हम बनाते ना। हमारे यहाँ पे ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 9 साइजेस का फ्लैग बनाते हैं हम लोग और हमारा रेशियो है 2:3, 1.5 फीट चौड़ाई रहे तो 1.5 लंबाई रहता है। उसी के हिसाब से हम लोग नेशनल फ्लैग बनाते हैं
हमारा कपड़ा तो यहाँ गद्दन केरी ग्राम है, वहाँ तुलसीगेरी, जालीहाड़ा, बेलूर करके सेंटर है, वहाँ से कपड़ा बन के गुड़ाउन को आ जाता है। यहाँ से मैं ऑरेंज ग्रीन कटिंग करती हूँ, वाइट कटिंग करके यहाँ अशोक चक्र प्रिंटिंग के लिए दे देती हूँ। बाद में हम लोग स्टिचिंग के लिए लेते हैं, वहाँ ऑरेंज ग्रीन कटिंग करते हैं, कोरा डक कट करते हैं, वहाँ से वहाँ पीस वर्क के हिसाब से वहाँ फ्लैग सीते हैं। लेडीज़ लोग ही करते हैं, कटिंग हो या प्रिंटिंग हो, स्टिचिंग हो, आयरनिंग हो, सब लेडीज़ लोग ही करते हैं, महिला लोग ही है। ये नेशनल फ्लैग बनाने में इतना क्रिटिकल है, प्रॉब्लम्स है, वो सबको हम सॉल्व करके, हमारा औरत लोग बहुत मेहनत करके ये काम पूजनीय काम समझ के कर रहा है। यूथ्स अपने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? When it comes to me, I am preparing the national flag, which makes me feel very proud. पता नहीं, वो एक भगवान जैसा हम मानते हैं उसको। तिरंगा बोले तो हमारा देश भारत माता जैसा लगता है वो। हम कितना आज थक के रहते हैं, सुबह क्यों हुआ, काम को नहीं जाना, काम छोड़ देना, ऐसा लगता है, फिर भी हम नेशनल फ्लैग बना रहे हैं। उठ के जाना, कितना भी तकलीफ हुआ तो भी हम उठ को काम को आते हैं। This is a small little contribution that I am doing for my nation. सब काम करने को मिलता है, लेकिन ये काम करने से हमारा पुण्य का काम है। अगली जन्म में मुझे यही काम करने के लिए अवसर मिला है तो मैं यही काम करती हूँ।